नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और हासिल है हम आपका टैक्स बचाने के लिए। इनकम टैक्स आप भले ही हर साल देते हो, लेकिन इससे जुड़ी कई चीजें अक्सर आपको पता नहीं होती या फिर सही समय पर सही सलाह नहीं मिल पाती। इसलिए हम लेकर आते हैं हर हफ्ते टैक्स से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब टैक्स गुरु में। तो रहिए तैयार अगले आधे घंटे अपना टैक्स बचाने के लिए और सही तरीके से इनकम टैक्स भरने के लिए, जिसमें हमारी मदद करेंगे हमारे टैक्स एक्सपर्ट सुभाष लखोटिया जी। और लखोटिया जी के लिए सिर्फ मैं एक ही लाइन कहती हूँ कि टैक्स से जुड़ा शायद ही कोई सवाल होगा जिसका जवाब लखोटिया जी के पिटारे में आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आज किन खास टॉपिक्स पर रहेगी हमारी नजर। 5 साल से पहले पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने पर अब आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, सुलझाएंगे एक दशक की उलझन की कंपनी छोड़ने पर किए गए जॉब बॉन्ड पेमेंट की रकम पर छूट मिलेगी या नहीं, और बात करेंगे होम लोन के ब्याज पर छूट की, बताएंगे कैसे और किसे मिलती है होम लोन के ब्याज पर छूट। साथ ही हैं आपके भी ढेरों सवाल, लेकिन शुरुआत करते टैक्स गुरु से एक ऐसे सवाल के साथ जिसकी वजह से कई सैलरीड लोगों की नींद उड़ी हुई है। लखोटिया जी, अब अगर हम प्रोविडेंट फंड से पैसा 5 साल से पहले निकालते हैं तो 30% के हिसाब से टीडीएस कटने वाला है, यानी अब पीएफ में 5 साल तक आप पैसा उसके पहले भूल जाइए उसे। ऐसा है, पहले आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले हमारे दर्शकों को बता दूं पहले ये बात कि जितने भारत में टैक्स पेयर्स हैं उनसे ज्यादा क्वांटिटी है वेतनभोगी कर्मचारी की जिन्होंने प्रोविडेंट फंड में अकाउंट खोल रखा है। जी हां, 8 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति हैं और जो नए प्रावधान आए हैं उस बारे में चर्चा करें, क्योंकि नींद तो उड़ी हुई है करोड़ों लोगों की, सारे भारत में करोड़ों दर्शकों की। पहले तो ये समझ लीजिए टीडीएस के बारे में या इनकम टैक्स लगने के बारे में, पर्टिकुलरली जब हम प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालते हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा उस राशि पे 5 साल से कम की नौकरी है तो। ये कोई नया प्रावधान नहीं है, ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट में शेड्यूल 4 है, वो कम से कम 40-50 सालों से है, उसमें प्रावधान लिखा हुआ है अगर आप 5 साल से कम नौकरी करते और फिर निकाल देते पैसा प्रोविडेंट फंड अकाउंट से तो उस पर टैक्स लगेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैक्स तो लगेगा। आप कहेंगे ये बात इनकम टैक्स कानून में लिखी हुई है, परंतु मेन बात यह है कि अभी तक इस बारे में आयकर कानून में कहीं प्रावधान नहीं था कि इसके ऊपर टीडीएस कटेगा, पर अब नए प्रावधान आ गए इस साल के बजट 2015 में, जिसके तहत आयकर की धारा 192A जोड़ दी गई है और उसमें कहा गया है कि 5 साल से कम अगर आपने नौकरी की और निकाला अपना पैसा प्रोविडेंट फंड अकाउंट से तो उस पर लगेगा टैक्स। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसी नई धारा 192A में लिखा हुआ है कि टीडीएस कटेगा आपका 10% के हिसाब से। यहां तक लोगों को चिंता या तकलीफ नहीं हुई, पर तकलीफ हुई इसी सेक्शन के लास्ट लाइन में जब जाके देखते हैं, वहां लिखा हुआ है आपकी ये भी ड्यूटी है कि परमानेंट अकाउंट नंबर की कॉपी दे दे, और कोई कारण से आपके पास पैन नंबर नहीं है, और मेरा मानना है कि कम से कम 70-80% लोगों के पास पैन नंबर नहीं है क्योंकि उनकी इनकम बिलो द एग्जम्पशन लिमिट है, तो क्या, तो नया कानून कहता है उनके ऊपर टीडीएस कटेगा मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से, अर्थात 30% टैक्स, उसके ऊपर 2 तरह के एजुकेशन सेस 30.9% टीडीएस कटेगा। यानी कोई रास्ता नहीं, आपके पास पैन नहीं है और भले ही आपके पीएफ अकाउंट में 2.5 लाख से कम रुपए हैं, आपको 30.9% के हिसाब से ही आपका टैक्स कटवाना ही पड़ेगा। कटवाना पड़ेगा, पर हमारे दर्शक एक बात समझ लें, चिंता नहीं करके चिंतन करें। पैन नहीं है ना आपके पास, कोई बात नहीं है, और पैसा भी निकालना है हमको प्रोविडेंट फंड अकाउंट से और चिंता भी हो रही है 30.9% टैक्स कटेगा, तो ऐसे में मैं तो यही कहूंगा आप पैन नंबर अप्लाई कर दें, 15-20 दिन या 1 महीने में मैक्सिमम पैन कार्ड आ जाएगा आपके पास, उसके बाद ही विड्रॉ करें एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ द पीएफ अकाउंट। ऐसा करने से आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लखोटिया जी, हो सकता है कोई 5 साल के पहले ही नौकरी बदल रहा है, अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? वो पीएफ से पैसा नहीं निकालें, पीएफ का ट्रांसफर लें, क्या ये सही कदम होगा? जी हाँ, ये सही कदम होगा। तो यानी पीएफ निकाले नहीं, ट्रांसफर ले, और टीडीएस ना कटे, इसके लिए क्या 15G और 15H हम भरकर फायदा उठा सकते हैं या नहीं? 15G इतना रट गए हम लोग
कि बैंक की एफडी पे भी टीडीएस मत काटो, 15G फॉर्म दे दो, हो गया काम। परंतु ध्यान रखिएगा, इस प्रोविजन के लिए टीडीएस नहीं काटने के लिए 15G या 15H फॉर्म देने का प्रावधान नहीं है। हाँ, हो सकता है आने वाले समय में सरकार बदलाव लाए 15G 15H के बारे में, पर आज के दिन तो केवल आंसर है, एक ही आंसर, अप्लाई फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर। लेकिन अगर लखोटिया जी पैन नहीं है, क्या कोई कानूनी तरीका है उन तमाम लोगों के लिए जो बचा सकते हैं, अपना टीडीएस से बच सकते हैं, वो टीडीएस ना कटे? बिल्कुल बच सकते हैं और बचाएंगे हम, और लीगली 100% वैलिड। नंबर 1 पहला पॉइंट है, सबसे पहले ध्यान रखें कि अगर आपके 5 साल से, पहला पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, 30,000 रुपए तक, जी हाँ, टोटल 30,000 रुपए तक के पेमेंट आपको मिल रहे हैं एक्यूमुलेटेड बैलेंस फ्रॉम प्रोविडेंट फंड अकाउंट, तो ऐसे में आपका टीडीएस बिल्कुल नहीं कटेगा, न 10% न 30%। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने 5 साल से ज्यादा की कंटिन्यूअस सर्विस की और फिर पैसा निकाल लिया तो भी आपका 1 रुपए टीडीएस नहीं कटने वाला, चिंता नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने कंटिन्यूअस सर्विस 5 साल से तो नहीं की, 3 ही साल हुए हैं, परंतु अगर आपको हेल्थ रीजन से नौकरी छोड़नी पड़ रही है या एम्प्लॉयर का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है या अन्य कोई कारण है जो आपकी वजह से नहीं हो रहा है, तो ऐसे में भी टीडीएस नहीं कटेगा। और लास्ट पॉइंट है, अगर कोई कारण से 5 साल से कम नौकरी की और अब दूसरी नौकरी करने वाले हैं, ऐसे में आप टच मी नॉट वाला फॉर्मूला अपनाइए, अर्थात अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे को टच मत करिए, मत निकालिए उस पैसे को, और जहां पर आप नई जगह जॉब करने जा रहे हैं वहां पर अपना एग्जिस्टिंग पीएफ अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर कर दीजिए, ऐसे में भी टीडीएस बिल्कुल बिल्कुल नहीं कटने वाला। लखोटिया जी, लेकिन अगर टीडीएस कट जाए और आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो इसे वापस लिया जा सकता है? ये तो बड़ा आपने, मैं तो कह रहा हूं केवल पेन ले लो यार, पर अब सभी लोग गलती हो गई तो चिंता मत करें, अब आप रिटर्न फाइल करें, पेन नंबर लेके फिर रिफंड क्लेम करें, रिफंड का पैसा आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये रही बात प्रोविडेंट फंड को लेकर, इस पर किस तरह से टीडीएस कटने वाला है। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, कुछ और टैक्स के मुद्दे आपके सामने रखेंगे, समझेंगे एचयूएफ के बारे में और जानेंगे कि एचयूएफ में महिला सदस्यों के अधिकार क्या होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां टैक्स से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब मिलता है और हमारे कई दर्शक हमसे पूछ रहे हैं एक अहम सवाल और यही हम रखने वाले लखोटिया जी के सामने। लखोटिया जी, क्या महिला सदस्य को भी एचयूएफ का को पर्सनल बनाया जा सकता है या नहीं? पहले ना, अर्थात पहले नो था और हिंदू सक्सेशन एक्ट में महिला को पर्सनल नहीं माना जाता था, केवल मेंबर ऑफ द एचयूएफ थी और महिला को अधिकार नहीं था कि एचयूएफ के पार्टीशन के लिए भी अपने हक अपनाए। परंतु खुशी की बात है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बदलाव आ गया 51 वर्ष के बाद, अर्थात 2005 में आ गया करीब करीब नया बदलाव, और जिसमें कह दिया गया और लॉ बन गया ये कि लेडीज को पार्टनर होगी, अर्थात महिला एचयूएफ की को पार्टनर है, और जब महिला भी को पार्टनर है तो ऐसे में महिला को भी अधिकार है कि अगर वो चाहे तो बोल सकती है कि एचयूएफ का पार्टीशन करो, और करने के बाद उसे पैसे देने पड़ेंगे। पर हाँ, एक आध और इंपॉर्टेंट बात एचयूएफ से कनेक्टेड बता दें आपको। पहला तो यह है, महिला के लिए तो 2 हाथों में डबल फायदा, और डबल फायदा इसलिए कि शादी के पहले पिता की एचयूएफ में मेंबर, शादी के बाद पति के एचयूएफ में मेंबर, और दोनों एचयूएफ में मेंबर रह सकती है कानूनी रूप से। पर अगर महिला चाहे या लड़की चाहे कि अपने पिताजी के एचयूएफ को मैं छोड़ दूं, तो वो डीड ऑफ डिस्क्लेमर लिखकर उसमें अपना हिस्सा छोड़ सकती है। चलिए, आपके जवाब से महिला और ज्यादा सशक्त महसूस करेंगी। पंचकुला से अब रिटायर्ड ब्रिगेडियर एच.सी. मल्होत्रा हमारे साथ अपनी उलझन के साथ दूर करते हैं इनकी परेशानी। ब्रिगेडियर मल्होत्रा, सब बताइए क्या दिक्कत आ रही है आपको, क्या पूछना चाहते हैं आप टैक्स गुरु से? अच्छा जी, नमस्कार लखोटिया जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं ब्रिगेडियर रिटायर हूँ आर्मी से। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। डिसेबिलिटी के साथ। हाँ हाँ।
1990 में मैं रिटायर हुआ था, मेरी उम्र 79 है इस वक्त। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो डिसेबिलिटी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक इंस्ट्रक्शन नंबर 2 इशू किया था 2 जुलाई 2001। हाँ हाँ, जिसके अंतर्गत इनकम टैक्स से हमें छूट है जो डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं। टोटल एग्जेम्पशन ऑन इनकम टैक्स। अब जरा मैं करेक्ट कर दूं आपको, आपने जो बात बताई है सब बिल्कुल सही है और देश कितना ध्यान रख रहा है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोगों का। पर बतला दूं, जो आपने प्रोविजन बताया 2001 की बात बतलाई, वहां पर एग्जेम्पशन है केवल डिसेबिलिटी पेंशन के लिए, नॉट डिसेबल्ड लोगों की सैलरी इनकम एग्जम्प्ट नहीं है। सैलरी पे तो टैक्स लगेगा, केवल जो पेंशन मिलेगी उनके लिए पेंशन अमाउंट एग्जम्प्टेड है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और ये पूछने के लिए मेरे साथ हैं सूरत से प्रवीण सोलंकी जी। सोलंकी जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं, क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? नमस्ते लखोटिया जी। नमस्ते जी सोलंकी जी, बोलो जी। तो मैं एक अभी रिटायर्ड हूँ। हाँ हाँ, और 2-3 साल से मैं जो ITR 2 सबमिट कर रहा हूँ उसमें ऑक्यूपेशन में रिटायर दिखाता हूँ। ठीक है। अभी मेरे पास समय भी है और मुझे थोड़ा कुछ नॉलेज कंप्यूटर के बारे में है। हाँ हाँ, जो मैं स्कूली बच्चों को सिखा के उसमें से थोड़ी मेरी इनकम भी कर सकता हूँ। कर सकते हो या कर रहा हूँ? नहीं, कर सकता हूँ। अच्छा। अभी मैंने चालू नहीं किया है। अच्छा ठीक है। अभी समझो मैं बच्चों को सिखाता हूँ और उसमें से मुझे जो इनकम होती है जो मैं ITR 2 में जब दिखाऊंगा, हाँ। तो मैं अपना ऑक्यूपेशन रिटायर रख सकता हूँ या मुझे बिजनेस दिखाना अपना पड़ेगा? ऑक्यूपेशन रिटायर्ड रख सकते हैं क्योंकि आपका कोई फुल टाइम बिजनेस नहीं है। आप बच्चों को ट्यूशन दे देंगे, छोटे बच्चों को, और उनसे पैसे थोड़े ले लेंगे। उस राशि को आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखला दीजिए और प्रोफेशन आपकी जो एक्टिविटी है वो रिटायर लिखेंगे तो कोई गलती नहीं है। ओके सर, थैंक यू। चलिए, उम्मीद करते हैं सोलंकी जी को पूरा जवाब मिल गया होगा, संतोषजनक जवाब। और अब रवि व्यास की परेशानी दूर करेंगे। रवि ने पुरानी कंपनी में नौकरी छोड़ने पर 1.5 लाख रुपए कंपनी को बॉन्ड पेमेंट के तौर पर दिए हैं। उन्होंने पिछले साल ही दूसरी नौकरी भी ज्वाइन कर ली है। रवि जानना चाहते हैं कि जो पैसे उन्होंने बॉन्ड पेमेंट की तरह दिए थे अपनी पुरानी कंपनी को, उस पर कोई छूट मिल सकती है क्या लखोटिया जी? बिल्कुल छूट नहीं मिलेगी और क्लेम भी मत करिएगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगी और नई नौकरी भी चली जाएगी शायद, क्योंकि आप है वेतनभोगी कर्मचारी, आप बिजनेसमैन नहीं हैं कि कोई आपका नुकसान हो गया और उसकी भरपाई के लिए सरकार छूट दे। आपकी सैलरी इनकम जब आई उस पर टैक्स लग गया, हो सकता है ज्वाइनिंग बोनस ले लिया हो उस पर भी टैक्स लग गया। अब आज छोड़ रहे हैं बिफोर टाइम, उसके लिए जेब से पेमेंट निकाल के दे दिया, वो अमाउंट सैलरी में से डिडक्ट नहीं होगा। अरविंद कुमार पूछ रहे हैं कि वो एक अकाउंटेंट हैं और 2 पार्टनरशिप फर्म्स में नौकरी करते हैं और दोनों कंपनियों के मालिक एक हैं। अकाउंटेंट को दोनों कंपनियों से सैलरी मिलती है, ऐसे में दोनों कंपनियों से मिली तनख्वाह सैलरी होगी या प्रोफेशनल इनकम मानी जाएगी? ऐसा है भैया, जब आप नौकरी कर रहे हो, आप मालिक थोड़ी हो, तो ऐसे में 2 हो या चाहे 3 हो, आपको अलग अलग संस्था से, अलग अलग फर्म से सैलरी मिल रही है, तो सब सैलरी को जोड़ के 1, 2, 3 फर्म जितनी है उन सबको जोड़ के आप इनकम फ्रॉम सैलरी दिखलाएंगे। ये इनकम आपकी प्रोफेशनल इनकम नहीं कहलाएगी। इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे कि अगर कंपनी से 0% इंटरेस्ट या फिर कम ब्याज पर लोन लेते हैं तो टैक्स की देनदारी कैसे बनेगी, क्या कहते हैं इनकम टैक्स के नियम। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। सस्ता लोन या फिर 0 ब्याज वाला लोन किसे पसंद नहीं आएगा, लेकिन इस तरह के लोन कहीं टैक्स के लिहाज से आपको महंगे तो नहीं पड़ेंगे, यही समझने वाले हम टैक्स गुरु से। टैक्स गुरु, कई बार कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को 0 ब्याज वाले लोन दे देती है या फिर एक टोकन ब्याज वसूलती है जो बहुत कम होता है मार्केट के लिहाज से। अगर आप ऐसा लोन ले रहे हैं तो टैक्स के लिहाज से आपको क्या ध्यान रखना है? आप क्या लेना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल, मुझे ये लग रहा है कि आप ऐसे करदाताओं की बात कर रहे हैं आज हमारे व्यूअर्स की, जो बड़ी अच्छी पोस्ट में हैं और जो कंपनी से वो चाहते हैं, कंपनी से उनको हर चीज मिल जाती है। अब वो चाह रहे हैं कि कंपनी आप हमें दे दो FF में लोन। FF मतलब फ्री फंड, बहुत फायदे का शब्द है ये। FF फ्री फंड में लोन दे दो, ब्याज बिल्कुल ले मत, और साथ में लगा दो पेएबल व्हेन एबल, ये भी लगा दिया और मिल गया आपको लोन, आप हो गए खुश। और लोन किसी भी चीज के लिए हो,
पर एक ध्यान रखना, आपके पीछे पीछे आ रहा है इनकम टैक्स विभाग। क्यों लोन लेने पे आएगा? जी हाँ, आप अपनी कंपनी से, एम्प्लॉयर से लोन लेते हैं और ब्याज बिल्कुल नहीं देते, तो इस बारे में प्रावधान लिखे हुए हैं इनकम टैक्स रूल 3 के अंदर लिखा हुआ है, अगर एम्प्लॉय लेता है अपने एम्प्लॉयर से इंटरेस्ट फ्री लोन तो क्या होगा? तो ऐसे में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट है ब्याज का, उस प्रकार के लोन पे वही अमाउंट परक्विजिट मानी जाएगी। उदाहरण के लिए ले लीजिए, आपने कंपनी से 10 लाख रुपए लोन लिए फॉर हाउसिंग लोन, और इस हाउसिंग लोन पे कंपनी कोई भी ब्याज आपसे नहीं चार्ज कर रही है, आखिर आप बहुत बड़े ओहदे पे हैं, CFO CEO आदि हैं, और फिर क्या होगा? फिर ऐसे में स्टेट बैंक के चार्ट पढ़ना पड़ेगा कि 1 अप्रैल को स्टेट बैंक की क्या दर थी इस तरह के लोन अर्थात मकान के लोन पे, और वहां हम पाते हैं 9.5%। तो ऐसे में जो 10 लाख रुपए लोन प्राप्त हुए आपको अपनी कंपनी से, उस पे 9.5% के हिसाब से ब्याज जो होता है वो आपके परक्विजिट में जोड़ दिया जाएगा। पर कई बार ऐसा भी होता है ब्याज बिल्कुल फ्री तो नहीं करती पर थोड़ा सा चार्ज कर लेती है, तो क्या होगा? ये भी सवाल है। अब मान लीजिए 15% की रेट है ब्याज की कोई अन्य मकान प्रॉपर्टी के अलावा, समझ लीजिए केवल व्हीकल आदि के लिए, और आपको कंपनी ने लोन दिया 10%, तो ऐसे में 15 में से 10 घटा दो जिसका आपने भुगतान किया, अब 5% हो गई आपके परक्विजिट वैल्यू इस लोन की, उसको परक्विजिट में टैक्स लगेगा ही लगेगा। और अब शामिल करते हैं कुछ सवाल। भीलवाड़ा राजस्थान से संजय गगरानी हमारे साथ हैं, प्रॉपर्टी पर टैक्सेशन का सवाल है इनका। संजय जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। नमस्ते। लखोटिया जी को नमस्कार साहब। हाँ नमस्ते जी संजय जी, फरमाओ जी। सर मैंने अभी विला हाउस लिया था। हाँ हाँ। और जिसमें रजिस्ट्री मेरे नाम पे है। हाँ हाँ। लेकिन उसमें लोन जब लिया था तो मैंने को बोरोवर और मेरी वाइफ को भी बनाया था। अच्छा जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ साहब कि इंटरेस्ट का बेनिफिट पूरा मैं ले सकता हूँ या वाइफ को भी 50-50 लेना पड़ेगा? बड़ा सिंपल है सवाल के बजाय ये पूछे मालिक कौन मकान का, आप बोलेंगे मालिक रजिस्ट्री दिखलाओ, रजिस्ट्री देख ली, वहां लिखा हुआ केवल आपका नाम, पत्नी का नाम नहीं लिखा हुआ है, पत्नी का नाम केवल बैंक के अंदर लिखा हुआ है को बोरोवर को टैक्स का बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, इसलिए बेनिफिट केवल आपको मिलेगा क्योंकि आप मालिक हैं, रजिस्ट्री आपके नाम में है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल संजीव जी का भी है। संजीव कुमार और इनकी पत्नी ने 50% बैंक लोन लेकर घर खरीदा है, लेकिन होम लोन की पूरी EMI संजीव जी चुकाते हैं। दोनों पति पत्नी सरकारी नौकरी में हैं, पत्नी होम लोन के ब्याज पर छूट का फायदा नहीं ले रही है। ऐसे में संजीव ये समझना चाहते हैं कि आप वो पूरे EMI पर टैक्स का छूट खुद क्लेम कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। भैया आप और पत्नी दोनों एक तो फायदा कर लिया, दोनों ने बराबर का हिस्सा बना के प्रॉपर्टी को खरीद लिया 50-50, लोन भी ले लिया 50-50, अब रीपेमेंट भी EMI के पेमेंट्स भी 50-50 करो ताकि दोनों को बेनिफिट मिल सके। RS बिष्ट ने 2011 में एक प्लॉट खरीदा था, अब वो इस जमीन को बेचकर दिल्ली में घर खरीदना चाहते हैं। बिष्ट जी जानना चाहते हैं कि जमीन बेचकर घर खरीदने पर क्या उन्हें कैपिटल गेन टैक्स देना होगा? बिल्कुल नहीं देना होगा, ये है फायदे की बात। पर एक बार और समझ लो, चिंता मत करो, आपकी जमीन कहाँ थी और मकान खरीद रहे हैं वहां से 2000 किलोमीटर दूर या 1000 किलोमीटर दूर, कोई चिंता नहीं। भारत के कोई भी कोने में जमीन थी हमारी, खरीद रहे हैं बेच के नया मकान दूसरी जगह पे, केवल एक ही बात का ध्यान रखना है, फुल अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ेगा नई प्रॉपर्टी में, फिर कैपिटल गेन बिल्कुल नहीं लगेगा। और अब नीरज जी की परेशानी दूर करते हैं। नीरज जी 2014 से वर्क परमिट पर दोहा में काम कर रहे हैं। नीरज जी को सैलरी कतर की लोकल करेंसी में दोहा के बैंक खाते में मिलती है। नीरज जी ये पैसे भारत के अपने NRI खाते में ट्रांसफर करते रहते हैं। नीरज जी समझना चाहते हैं कि क्या उन्हें इस पैसे पर भारत में टैक्स देना होगा और क्या उन्हें भारत में रिटर्न भी भरना होगा। साथ ही नीरज जी को भारत में ब्याज से कुछ इनकम हुई, इस पर TDS कट चुका है, तो ऐसे में उन्हें भारत में अब क्या रिटर्न भरना जरूरी है? भारत में क्या टैक्स लायबिलिटी इन पर बनती है? पहले तो ये समझ लो भैया, आप नॉन रेसिडेंट इंडियन हो, NRI हो, विदेश में रहते हो, विदेश में कमाई करते हो, वहां पे जो टैक्स लगता है उसका भुगतान कर देते हो। जब NRI आप बन गए तो भारत में आपको इंडिया की इनकम पे ही टैक्स देना पड़ेगा, अन्य इनकम पे नहीं। पर इसके साथ ये भी जोड़ लो, केवल 1 साल से नहीं चलेगा,
कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि क्या आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है या नहीं, तभी जाके ये बेनिफिट आपको मिलेगा। पर भारत में इनकम टैक्स रिटर्न शोइंग इंटरेस्ट इनकम जरूर दिखलाए। इसी के साथ हमें यही इजाजत दीजिए। लखवटिया जी, धन्यवाद आपका टैक्स को आसान बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको भी अगर टैक्स से जुड़ा कोई सवाल परेशान कर रहा है तो आप इसे भेजिए हमारे पास। आप अपना सवाल SMS के जरिए भेज सकते हैं। टीचर लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर आप भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल। याद रखें कि सवाल के साथ अपना फोन नंबर और नाम भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे टैक्स से जुड़े आपके सभी उलझन को दूर करने के लिए। नमस्कार।